हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है हर लास्ट विश और ये बुक लिखी है अजय के पांडे ने। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी वीडियोस कोई भी मिस ना हो। और जो लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं उन सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए ताकि आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सको। अब जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वो थी वीडियो नंबर 4। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 5 की और ये है बुक में चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है सरगम स्पीक्स। अब जो विजय होता है ना, उसने तो कॉल मिलाया होता है सरगम को, जो कि होती है आस्था की बेस्ट फ्रेंड। अब इस चैप्टर में जो स्टोरी है ना, हम सरगम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे कि भाई सरगम क्या कहती है, कैसे आस्था का पास था, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। अब सरगम कहती है ना, हाय दोस्तों, मैं एक राइटर नहीं हूँ और मैं यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए आई हूँ जो कि है आस्था। और मुझे ना वो दिन आज भी ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है जो विजय है ना उसने मुझे कॉल करी। और जब विजय का नंबर मैंने अपनी स्क्रीन पे देखा ना फ़ोन पे, तो मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई आज तक तो इसने मुझे कभी कॉल नहीं करी, या आज मुझे क्यों कॉल कर रहा है। जो सरगम थी ना वो सब कुछ जानती थी विजय के बारे में, आस्था उसको सब कुछ बताती थी, लेकिन उन लोगों ने ना कभी आपस में डायरेक्ट बातचीत नहीं करी थी विजय और सरगम ने। अब जब सरगम को ये कॉल आती है ना तो वो समझ जाती है कि भाई कुछ ना कुछ मैटर सीरियस है, तभी ये मुझसे बात करना चाहता है। और जो सरगम होती है ना वो थोड़ा डर भी जाती है कि भाई ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे बात कर रहा है। अब जो सरगम है ना वो फ़ोन उठाती है। जो विजय होता है ना उससे बड़े ऊट पटांग से सवाल पूछ रहा होता है। वो उससे पूछता है ना कि आस्था की ना इच्छाएं क्या हैं, उसकी क्या ख्वाहिशें हैं। अब जो सरगम होती है ना वो बिल्कुल सोच में पड़ जाती है कि मतलब मैं इसको क्या बोलूँ। अब जो विजय होता है ना वो बहुत ही खराब होता है लोगों से चीज़ें छुपाने में। और जब सरगम उसको फोर्स करती है ना कि मुझे बताओ क्या हुआ, क्या बात है, तब वो बताता है कि भाई जो आस्था है ना उसको एक खून की बीमारी है, बहुत ही रेयर खून की बीमारी है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ज़िंदगी जीने का। अब जब ये वो सुनती है ना उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जो विजय था ना उसने उसको बीमारी का नाम नहीं बताया था, लेकिन जिस तरीके से विजय ने बताया था ना, सरगम ये समझ गई थी कि भैया मैटर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जो सरगम थी ना पहले तो वो समझ ही नहीं पाई थी कि मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन जब उसने ये बात सुनी ना वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती विजय को और वो ना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो ना आस्था के बारे में सोचने लगती है। जो आस्था और सरगम थे ना वो क्लास 5th के बाद से साथ में ही पढ़ रहे थे और आस्था का जो बचपन था ना वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। बचपन में सारे बच्चे जब अच्छा अच्छा लंच इंजॉय करते थे ना, जो आस्था थी उसका लंच हमेशा फिक्स हुआ करता था, या तो वो ब्रेड और जैम लेके आती थी या फिर सैंडविचेस। और जो आस्था थी ना वो बहुत ही पोटेंशियल था उसके अंदर, वो हमेशा ना क्लास में 2nd या 3rd आती थी। और यही रीज़न था जो सरगम थी ना उसने कोशिश करी कि भाई मैं ना आस्था से दोस्ती कर लूँ। और उसने दोस्ती भी कैसे करी, पहले ना उसको अपना लंच दिया और लंच करते करते ना ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और ये लोग आज भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। और ये लोग ना एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करा करते थे। जो इनकी स्टोरी थी ना वो कोई ऐसी थी कि भाई कोई एक फ्लॉप मूवी हो उसकी स्टोरी हो। जो सरगम थी ना उसने भी अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, और तो और उसके बाद जो उसके मामा जी थे उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा करा और उन्होंने उसको ना ऐसे पाल पोस के बड़ा करा जैसे कोई उनकी खुद की बेटी हो। लेकिन भैया अगर परिवार में कोई एक जना बढ़ रहा है ना तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं एक बोझ तो बढ़ेगा ही। और जब सरगम आस्था से मिली ना तो आस्था ने उसको अपनी कहानी बताई और सरगम ये बात समझ गई ना कि भैया इसकी ज़िंदगी तो मुझसे भी ज़्यादा झंड है। दो लोग जिनकी एक ही जैसी स्टोरी हो ना तो वो लोग हमेशा अच्छे दोस्त ज़रूर बन जाएंगे। अब जो आस्था थी ना वो उसको बताती है कि भाई कैसे मैं एक ही खाना डेली डेली लेके आती हूँ लंच में। जो आस्था है ना वो उसको बता देती है कि मेरी ना एक सौतेली माँ है, और जब मैं अपनी बायोलॉजिकल माँ के साथ रहती थी ना तो जो मेरे पापा थे वो कभी कभी मुझसे मिलने आते थे, लेकिन 5th स्टैंडर्ड के बाद जो मेरी मम्मी थी ना वो मर गई और जो मेरे पापा थे ना वो मुझे अपने घर पे लेके गए और तब मुझे ना अपनी सौतेली माँ से मिलने का मौका मिला। और जो मेरे पापा थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी मुझे प्यार करते थे 8वीं क्लास तक। लेकिन एक दिन उसको जब ये पता चला ना कि जो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने तो कभी शादी नहीं करी, तब उसको ये समझ गई कि भाई जो उसके पापा थे ना और उसकी मम्मी के नाजायज़ संबंध थे और मैं एक ना नाजायज़ औलाद हूँ। और जो आस्था की सौतेली मम्मी थी ना उसके रिश्ता आस्था के साथ स्टार्टिंग में अच्छे थे, वो लोग काफ़ी अच्छा एक रिश्ता एंजॉय करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आस्था थी ना वो एक माँ का प्यार चाहती थी और जो उसकी सौतेली माँ थी ना उनका भी कोई बच्चा नहीं था। लेकिन जब आस्था की सौतेली माँ को एक बच्चा हुआ ना तो आस्था समझ गई कि भैया जो उनका व्यवहार है ना वो हल्के हल्के चेंज होने लगा है। और जिस तरीके से ना पहली बार उन्होंने जब उसको चांटा मारा था तो वो समझ गई कि भाई अब तो प्यार हमारे बीच में कुछ है ही नहीं। और वो भी चांटा उसकी सौतेली माँ ने आस्था को इसलिए मारा था क्योंकि उसने ना अपनी छोटी बहन के साथ लंच एक्सचेंज कर लिया था। और वो ये समझ गई थी आस्था कि मैं इस घर में ना बिल्कुल भी एक इनवाइटेड नहीं हूँ, एक परिवार का हिस्सा हूँ ही नहीं, मैं बस यहाँ पे एक बोझ बन के रह रही हूँ। और उस दिन ना आस्था ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने आप को ना अनाथ कहेगी अब से।
और जो आस्था थी ना वो बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल गर्ल थी। वो ऐसा नहीं थी कि भाई किसी ने उसको धोखा दिया और उसको माफ़ कर दे, नहीं, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर कोशिश करती थी ना कि भैया जो भी सामने वाला है उसको तो वो ना हरा के ही रहेगी, और ऐसा कोई ना हो कि कोई उस पर दया दिखाए कि नहीं ये तो अरे बेचारी ऐसी है, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और हर साल ना जब भी उसकी छोटी बहन का बर्थडे आता था तो ऐसे धूम धड़के से सेलिब्रेट करा जाता था जैसे कितना खुशी का जश्न का माहौल हो। जबकि जब आस्था का बर्थडे आता था ना तो भैया सिर्फ उसके दोस्त लोग ही सेलिब्रेट करते थे क्लास में। और उसने ना अपने आप से एक चीज़ प्रॉमिस करी कि वो दुनिया में ना सबसे अच्छी माँ बन के ज़रूर दिखाएगी। और उस वक्त ना ऐसी चीज़ें सोचना बहुत ही वाहियात सी चीज़ थी, क्योंकि भाई आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो, तो उससे पता चलता है कि भाई जो आपका मेंटल स्टेटस है ना वो कितना आगे तक का सोचता है। और बहुत बार ऐसा होता है ना, जो हमारा ईगो होता है, जो हमारा अहंकार होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और जो ज़िंदगी थी आस्था की वो इतनी मुश्किल भी नहीं थी, क्योंकि उसको उसका प्यार मिल चुका था जो कि था डैनियल। और जो डैनियल था ना वो कॉलेज का टॉपर था। और आस्था की ड्रीम थी ना हमेशा से कि भैया वो एक अमीर एकदम फेमस पर्सनैलिटी बन जाए, और इस सब में उसकी मदद करी डैनियल ने। और जो डैनियल था ना वो उसको बहुत प्यार करता था आस्था को, और आस्था को ना महंगे महंगे गिफ्ट ला के देता था। और जो भी आस्था की लास्ट ईयर की फीस थी ना उसका सारा खर्चा डैनियल ने उठाया। और वो दोनों ना साथ में ग्रेजुएट हुए सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। और जो सरगम थी ना उनने उसके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट तो नहीं करी, लेकिन सिंस इन लोगों के घर काफ़ी पास में थे ना तो ये लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। और जो आस्था थी ना उसको पार्टी करना, नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद लगता था, और तो और दारू वगैरह भी काफ़ी पीती थी वो। अब जो आस्था थी ना वो थोड़ी नार्सिसिस्ट टाइप की थी। अब नार्सिसिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं ना, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे आप कह सकते हो कि भाई जिसमें एक पर्सन होता है ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। और जो आस्था थी ना वो हमेशा से एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, और तो और वो चाहती थी ना कि वो सलमान खान से शादी करे स्पेसिफिकली। और वो ना बहुत उसकी ज़्यादा दीवानी थी, और वो ना हमेशा अपने आप को इमेजिन करती थी कि वो सलमान खान के साथ फ़ोटो खिंचाए जो कि कवर मैगजीन के बिल्कुल टॉप पे आए। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरगम थी ना उसकी भी ऐसी ही ख्वाहिश थी, लेकिन सलमान खान के साथ नहीं, शाहरुख खान के साथ। और वो लोग ना हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे कि सलमान खान अच्छा है या शाहरुख खान। जो आस्था थी ना वो हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो ना पिक्चरों में काम करे और उसकी जीवन पे भी एक पिक्चर बने। और वो ना चाहती थी कि उसको एक मर्सिडीज़ मिले। और वो लोग ना हमेशा ही बहुत बड़ा बड़ा सोचते थे ज़िंदगी में। जो उसकी सौतेली माँ थी ना वो हमेशा पैसों को लेकर रोती रहती थी, और शायद यही रीज़न था ना कि वो हमेशा से ज़िंदगी में अमीर बनना चाहती थी। जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई ना, जो आस्था थी उसने एक बार अपने पापा से पैसे मांगे, और जो उसकी मम्मी थी ना सौतेली मम्मी, उनने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आप ये बात समझो, हमारे पास 2 लाइबिलिटीज़ हैं और तुम रिटायर होने वाले हो। और जब आस्था ने ये बात सुनी ना तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने माँ बाप से एक भी रुपये नहीं मांगेगी, एक भी नहीं। अब जो सरगम है ना वो बताती है कि भाई जो आस्था है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कहीं ना मैं थोड़ी उससे नफरत भी करती हूँ कि वो ना बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और वो ऐसी लड़की है ना कि भाई वो किसी से मदद नहीं मांगेगी भले ही वो मर जाए। और जो उसका जिद्दीपन है ना वो कोई भी और हैंडल कर ही नहीं सकता सिवाय उसके बॉयफ्रेंड के, डैनियल के, जो कि खुद भी एक नार्सिसिस्ट सोल है। और ग्रेजुएशन के बाद ना जो डैनियल था उसने ये डिसाइड करा कि वो आगे की पढ़ाई करेगा, और उसने ना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया बहुत अच्छे कॉलेज का। उसको थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी मिल गई, और ये 2 साल का प्रोग्राम था MBA का, और वो भी US से करने वाला था ये। और जिस दिन डैनियल जाने वाला था ना अमेरिका, उससे एक दिन पहले ना वो सरगम के घर आते हैं आस्था के साथ, और वो लोग ना बहुत रोते हैं उस दिन। और जो सरगम है ना वो बताती है कि भाई उस दिन ना उन लोगों ने कसम भी ज़रूर खाई होगी कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो आस्था थी ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि उसको पता है अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाएगा US। और एक लड़की जिसके पास ज़िंदगी में कोई भी प्यार नहीं है, ना उसके घर वाले अच्छे हैं, उसके पास बस एक उसकी दोस्त है और उसका बॉयफ्रेंड है, और जो उसका बॉयफ्रेंड है ना वो भी उससे चला जाएगा दूर, तो उसको बहुत दुख तो हो गई। अब जो डैनियल था ना वो US के लिए चला जाता है। जो आस्था है ना उसने PO का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और उसकी ना नौकरी लग गई एक्सिस बैंक में। और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ना वो क्या करती है, पार्टी वगैरह करती है, और वो जानबूझ के पार्टी करती है ताकि जो उसकी सौतेली माँ है ना और जो सौतेली बहन है वो उससे चिढ़े। लेकिन जो खुशी थी और जो आस्था थी ना उनका एक दूसरे से कहीं दूर दूर तक संबंध ही नहीं था। एक दिन डैनियल ने रिक्वेस्ट करा आस्था को कि भाई जो मेरे पापा है ना उनके थोड़े पैसों की ज़रूरत है, उनको एक लोन पास करवाना है, और जो लोन है ना वो है 2 लाख रुपए का, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी ना उसकी तबीयत ख़राब थी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। और जो डैनियल के पापा थे ना उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी इस वक्त कि भैया वो सब चीज़ें मैनेज कर सके, क्योंकि उनका बेटा ऑलरेडी US में पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, मम्मी का खर्चा वो नहीं उठा सकते। और उस दिन ना जो आस्था और डैनियल थे उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। अब जो सरगम है ना वो बताती है कि मुझे नहीं पता डैनियल के घर पे क्या हुआ, लेकिन जो डैनियल के पापा थे ना जब वो आस्था से मिले तो उन्हें रिक्वेस्ट करी कि भाई एक काम करो, तुम डैनियल से ना अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। क्योंकि जो डैनियल के पापा थे ना वो एक कैथोलिक बिलीफ वाले थे, क्रिश्चियन थे वो लोग, और ना उनका जो माइंडसेट था वो ऐसा था ना कि भैया हमें हिंदुओं से नफरत है, ऐसा वाला माइंडसेट था।
ये चीज़ ना सबसे बड़ी रुकावट बन गई इनके रिश्ते में। और जिस चीज़ को लेके ना आस्था बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो सब कुछ उसकी आंखों के देखते ही सामने ना सब कुछ तबाह हो गया और वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब जो आस्था होती है ना, वो सरगम के घर पे आती है, अपनी किस्मत को लेके रो रही होती है और कुछ ना वोडका के शॉट्स लेती है। और जो आस्था है ना, उसने ये मन बना लिया था कि अब वो डैनियल से ना ब्रेकअप कर लेगी। और तभी ना आस्था और सरगम ने ये डिसाइड करा कि जो भी उनके दिल में ख्वाहिशें है ना, जो वो पूरी करना चाहते हैं इस दुनिया से जाने से पहले, वो सब वो लिख लेंगे। अब जो सरगम थी ना, वो सारी लिखती है, जो आस्था है ना वो भी लिखती है, लेकिन जो आस्था है ना वो दिखाती नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। और सरगम को ये लगता है ना कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जो ये किसी को भी नहीं दिखाना चाहती। तभी क्या होता है ना, विजय के परिवार का शादी का रिश्ता आता है आस्था के घर पे। और जो आस्था की सौतेली माँ होती है ना, वो विजय की मम्मी के साथ काम करती है। वो लोग अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो ना जो आस्था थी उसने मना कर दिया, क्योंकि भाई जो लड़का था ना वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज था, इंट्रोवर्ट था। और कुछ दिनों बाद ना जो आस्था के पापा थे वो ना ब्रेन हैमरेज की वजह से मर गए। और जो आस्था थी ना वो सब कुछ खो चुकी थी, उसके पास कोई भी नहीं था अपने कहने वाला। और उसने ना ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि भाई चलो ठीक है, शादी तो करनी है ही। जो विजय है ना वो ठीक लड़का है, उसकी मम्मी जर्नलिस्ट है, उसके पापा इंस्पेक्टर से रिटायर्ड है, अच्छे आदमी है। और जो विजय है ना वो पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है। और वो सोचती है ना कि चलो ठीक है, डैनियल से आगे भी बढ़ना है, तो ना शादी के लिए हाँ कह देती है। और इसी बीच में ना जो डैनियल होता है वो बहुत कोशिश करता है आस्था से बात करने के लिए, लेकिन जो आस्था थी ना उसने अपना नंबर ही बदल लिया था और वो ना कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी डैनियल से। शादी के बाद ना आस्था को ये रियलाइज़ हो गया कि जो विजय है ना वो तो बिल्कुल ही फेलियर है। वो श्री राम कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में ना असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश का। और तो जो उसकी शादी हुई है ना वो सिर्फ और एक टीचर से हुई है, एक गरीब टीचर से। वो अपनी माँ के खिलाफ कभी भी कुछ शब्द नहीं कहता। और जब विजय की मम्मी ने कोशिश करी ना कि वो आस्था की फ्रीडम छीने, जो आस्था थी ना वो तो बिल्कुल ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। 5 महीने बाद उनकी शादी के ना वो लोग डिसाइड कर लेते कि वो लोग दूसरे घर में जाके रहेंगे। और ये चीज़ ना वो सेलिब्रेट करना चाहती थी। जो आस्था थी ना उसके लिए सेलिब्रेशन का मतलब था वोट का। अब भले ही जो विजय है ना उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी ना, जो विजय है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जो आस्था थी ना वो उन लड़कियों में से कभी भी नहीं थी कि भाई वो चीज़ों को लेके एडजस्ट करे, लेकिन अब वो चीज़ों को लेके ना एडजस्ट करने लगी थी। और ये चीज़ ना बिल्कुल आस्था के नेचर में थी ही नहीं। और वो कहते हैं ना जो शादी होती है ना वो लोगों को बदल देती है, और जो आस्था थी ना वो बदल चुकी थी। सो इस नोट पे होती है ये वीडियो खत्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।